हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केवीएस पेडागोजी से एक टॉपिक जो कि लास्ट यूनिट में है, जिसमें है एनईपी 2020 करिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल्स। तो इसमें हमें इस पॉइंट पे बात करनी है जो कि एनईपी 2020 में ऐसे की ऐसे दी हुई हैं ये। तो आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगा। तो इसमें क्या पूछा गया है कि होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड लर्निंग, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, लर्निंग फॉर ऑल एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग एंड एजुकेशन। तो थोड़ा लेंथी वीडियो है लेकिन बहुत ज़्यादा इजी है। कुछ मतलब बस फैक्चुअल नॉलेज है और बहुत कुछ मतलब कॉन्सेप्ट उतना समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको वीडियो देखते देखते आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, एक स्टोरी मेथड की तरह पढ़ते हैं जल्दी से। बाकी इनके वर्ड में ही सब कुछ छिपा हुआ है। होलिस्टिक का मतलब होता है सर्वांगीण विकास, कि केवल हम बच्चे के कॉग्निटिव लेवल या केवल एकेडमिक पे ध्यान ना दें, बल्कि जो दूसरी स्किल्स हैं, मतलब उसकी हेल्थ ज़रूरी है, उसका सोशलाइजेशन ज़रूरी है, उसका वोकेशनलाइजेशन ज़रूरी है। तो सभी चीज़ों को हम इंक्लूड करें शिक्षा में, ताकि लर्नर्स की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। इंटीग्रेटेड लर्निंग का मतलब है कि केवल एक सब्जेक्ट से रिलेटेड बच्चा ना पढ़े, उसमें और चीज़ें भी इंक्लूड की जाएं, उनका इंटीग्रेशन अच्छे से हो। देन है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, लर्निंग फॉर ऑल। तो इसके जरिए हमारा मोटो क्या है कि लर्निंग फॉर ऑल, सभी की पढ़ाई सुनिश्चित की जाए। इक्विटेबल है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। इंक्लूसिव का मतलब है, मतलब इक्विटेबल का मतलब है फेयरनेस ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको ज़्यादा मदद करना। इंक्लूसिव का मतलब है कि समावेशी शिक्षा, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, सभी की शिक्षा को सपोर्ट करें। मतलब किसी भी तरह का जेंडर गैप ना हो, किसी भी तरह का सोशो इकोनॉमिक गैप ना हो, किसी भी तरह का सोशो कल्चरल गैप ना हो। जब ये गैप्स ख़त्म होंगे तभी हम लर्निंग फॉर ऑल को पा सकेंगे, राइट। और डिफरेंटली एबल जो बच्चे हैं उनकी भी शिक्षा के लिए बहुत सारे प्रावधान दिए हैं एनईपी 2020 ने। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग का मतलब इसके नाम में ही छुपा है। कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या है, कुछ की क्षमताएं आना। कैसी क्षमताएं, कि सपोज करो सेकंड क्लास है और सेकंड क्लास का जो करिकुलम है, जो भी स्किल सिखाई जाती हैं, वो बच्चा जब पास आउट होता है तो सेकंड क्लास के अकॉर्डिंग बच्चों में वैसी कॉम्पिटेंसीज डेवलप्ड होनी चाहिए। सेकंड क्लास के बाद वैसी क्षमताएं बच्चे में आनी चाहिए। तो वो हासिल होगा जब हम उसी के अकॉर्डिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्रोवाइड करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हमारा असेसमेंट होगा, जिससे हम डिफरेंट स्किल्स को एसेस कर सकें बच्चों की। ठीक है, उसमें केवल हम रोट लर्निंग को एसेस ना करें। तो इनके नाम में ही काफ़ी कुछ छुपा हुआ है। तो जल्दी से देखते हैं क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। थोड़ा लेंथी है लेकिन ईजी है। देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं होलिस्टिक के बारे में। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट से कहने का मतलब ये है कि इसमें केवल हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं, बल्कि हम इसमें डेवलप करना चाहते हैं बच्चों के कैरेक्टर को, और एक होलिस्टिक इंडिविजुअल चाहिए जिसमें हम वेल राउंड इंडिविजुअल्स को डेवलप करें, ताकि वो कंट्री के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, इन गोल्स को पूरा करने के लिए करिकुलम और पेडागोजी को बहुत अच्छे से रीओरिएंट करना होगा और रेनोवेट करना होगा। मतलब उनको दोबारा से सोचना होगा कि कहाँ कहाँ चीज़ें हम ठीक कर सकते हैं। और ये हासिल कैसे होगा? ये हासिल होगा अच्छे से इंटीग्रेट करके और अच्छे से इनकॉर्पोरेट करके। किसका? स्किल्स का और वैल्यूज का। मतलब बच्चे के अंदर स्किल होनी चाहिए, बच्चे के अंदर मोरल वैल्यूज, सेकुलर वैल्यूज, नेशनल वैल्यूज, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ये सभी गुण एक बच्चे में होने चाहिए। और ये सभी लेवल पे, मतलब प्री स्कूल से लेके हायर एजुकेशन में इंक्लूड करे जाने चाहिए। ठीक है, तो जो जो पर्टिकुलर वर्ड हैं उन पे बस ध्यान देते जाना। देन इसमें कहा गया है कि करिकुलम फ्रेमवर्क को ऐसा बनाना होगा जिससे करिकुलम फ्रेमवर्क और ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म होता है कि किस तरह से करिकुलम चीज़ों को रियलिटी में अप्लाई कर सके, ताकि हम वो स्किल्स और वो वैल्यूज बच्चों में एक्वायर कर सकें और उसके लिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा एंगेजिंग हो। तो इसके लिए एनसीईआरटी को ड्यूटी सौंपी जाएगी। ऑफ कोर्स एनसीईआरटी बहुत अच्छा काम भी करेगी। एनसीईआरटी की जब आप
वेबसाइट चेकआउट करोगे तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स वो टाइम टू टाइम लेकर आती रहती है, जिसमें कि ई पाठशाला, दीक्षा, निष्ठा, तमन्ना, है ना। तो वो सभी चीज़ें क्या है, एनसीटी की इनिशिएटिव है। तो एनसीटी को काम दिया है कि वो जो भी रिक्वायर्ड स्किल सेट हैं उसको पहचाने और ऐसे वे बनाए, ऐसे तरीके दें जिससे हम करिकुलम को ट्रांजैक्ट कर सकें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग। कहाँ पे? फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड टू स्कूल एजुकेशन, मतलब जो भी एजुकेशन है उसमें करिकुलम को कैसे ट्रांजैक्ट करना है, कैसे यूज करना है, उसको कैसे अप्लाई करना है, वो ड्यूटी है एनसीईआरटी की कि वो ऐसा एनसीए बनाए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाए, ठीक है, जिससे कि हम होलिस्टिक डेवलपमेंट को पा सकें। देन इसमें क्या है, इसमें ये कहा गया है, इंटीग्रेटेड लर्निंग की बात करें तो, कि सभी स्टेजेस पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग को एडप्ट किया जाए ताकि बच्चों को हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस हो, आर्ट का इंटीग्रेशन हो, स्पोर्ट्स का इंटीग्रेशन हो, स्टोरी टेलिंग पेडागोजी को इंक्लूड किया जाए, ठीक है। स्टोरी टेलिंग में फिर आ जाएगा कि एनिमेशन को कैसे यूज किया जाए, कौन कौन से इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर हैं, वेबसाइट हैं, जिसके ज़रिए एक टीचर अपने कंटेंट को बहुत ज़्यादा एंगेजिंग तरीके से पढ़ा सके। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग एंड एजुकेशन, जो कि हम थर्ड पॉइंट में पढ़ने वाले हैं, राइट। इसमें और क्या कहा गया है कि असेसमेंट टूल्स कैसे हों, असेसमेंट टूल हों, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब होता है सेल्फ असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब होता है समेटिव असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो कि टाइम टू टाइम चलती रहती है। और इन सभी तरह की असेसमेंट को लर्निंग आउटकम के साथ अलाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बच्चों की अलग अलग कैपेबिलिटीज़ को चेक किया जा सके और वो हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो। जैसे मैथमेटिक्स में असेसमेंट अलग तरीके से होता है, सोशल स्टडीज़ में अलग तरीके से होता है, हिंदी में असेसमेंट अलग तरीके से होता है। तो वो टाइम टू टाइम हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, राइट। चलो देन इसमें बात आती है कि आर्ट इंटीग्रेटेड अप्रोच को कैसे यूज किया जाए। तो इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा ताकि एजुकेशन और कल्चर में जो लिंकेज है उसको और अच्छे से समझा जा सके और इंडियन आर्ट और कल्चर को और अच्छे से हर एक लेवल पे पढ़ाया जा सके, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उसमें और ज़्यादा अच्छी हो। तो यहाँ पे आर्ट का इंटीग्रेशन की बात हो रही है, ठीक है। देन यहाँ पे स्पोर्ट्स के इंटीग्रेशन की बात हो रही है। स्पोर्ट्स को इंटीग्रेट क्यों करते हैं? ताकि हम फिजिकल और साइकोलॉजिकल वेलबींग को पा सकें। तो इससे क्या हुआ, इससे होलिस्टिक डेवलपमेंट भी हुई और इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी हुआ, ठीक है। चलो इंटीग्रेटेड लर्निंग में हो गया क्या, स्टूडेंट और ज़्यादा फ्लेक्सिबल होंगी, उनके पास और ज़्यादा चॉइसेस होंगी सब्जेक्ट्स को चुनने की, और ख़ासकर सेकेंडरी स्टेजेस पे, ठीक है। क्योंकि इसमें वो ख़त्म हो गया ना कि आपको नॉन मेडिकल लेनी पड़ेगी, मतलब आप केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो या ज्योग्राफी पढ़ सकते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो, है ना। चॉइसेस ज़्यादा होंगी। इसमें इन्होंने कहा भी कि किसी भी तरह का हार्ड सेपरेशन नहीं होगा बिटवीन दीज वर्ड, कि करिकुलर है, एक्स्ट्रा करिकुलर है या को करिकुलर है, या ये आर्ट्स है, ये ह्यूमैनिटीज़ है, ये साइंस है। क्यों? क्योंकि बच्चों को चॉइस मिल रही है इंटीग्रेट करने का बाकी सब्जेक्ट्स को भी, या इसमें भी सेपरेशन नहीं होगा या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि ये वोकेशनल है या एकेडमिक स्ट्रीम है, राइट। मतलब जो भी पढ़ रहे हैं हर एक वे से बच्चों की लर्निंग ही हो रही है। तो NEP 2020 कहते हैं कि किसी भी तरह का कोई हार्ड सेपरेशन नहीं होगा। और ये और इसमें और क्या ध्यान रखा जाएगा कि बच्चों के इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाएगा और बच्चों की सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा, है ना। सपोज करो बच्चा चाहता है कि वो कारपेंटर की स्किल सीखे या डिजाइनिंग की कोई स्किल सीखे, तो उनकी एज के अकॉर्डिंग सेफ्टी का प्रॉपर ध्यान रखा जाएगा, राइट। क्योंकि छोटे बच्चों को हम इंस्ट्रूमेंट टूल्स नहीं दे सकते, लेकिन उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम चीज़ें प्रोवाइड करेंगे उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए।
चलो देन इसमें क्या है, करिकुलर इंटीग्रेशन ऑफ असेंशियल सब्जेक्ट स्किल्स एंड कैपेसिटीज। तो कौन कौन सी स्किल्स के बारे में बताया इन्होंने कि साइंटिफिक टेम्पर एंड एविडेंस बेस्ड थिंकिंग को एनहेंस करना, देन है क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिवनेस को एनहेंस करना, सेंस ऑफ एस्थेटिक एंड आर्ट को एनहेंस करना। एस्थेटिक होती है फिलॉसफी की ब्रांच, मतलब ब्यूटी को कैसे पहचाने, कैसे व्हाट इज़ द ब्यूटी, हाउ टू आइडेंटिफाई ब्यूटी, क्योंकि ब्यूटी की डेफिनेशन सभी के लिए अलग अलग होती है, आर्ट की डेफिनेशन सभी के लिए अलग अलग होती है, और इनके लिए सेंसिटाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी इंडिविजुअल को, ठीक है, क्योंकि सभी में किसी न किसी तरह से वो एस्थेटिक वैल्यू है, उसमें किसी न किसी तरह का आर्ट छिपा हुआ है। देन है ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए बच्चों का, हेल्थ न्यूट्रिशन एनहेंस करना होगा, फिजिकल एजुकेशन फिटनेस वेलनेस एंड स्पोर्ट्स जैसे स्किल को एनहेंस करना होगा। कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जाने के लिए, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअली काम करते हो तो आप उतना अपने आप को आपकी नॉलेज को स्प्रेड नहीं कर पाओगे, लेकिन कोलैबोरेशन करते हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव हमें पता चलता है और हमारा काम और आगे तक जाता है, ठीक है, इसलिए कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिकल रीजनिंग जैसे स्किल एनहेंस करना, वोकेशनल एक्सपोजर एंड स्किल्स लाना बच्चों में, डिजिटल लिटरेसी, कोडिंग एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग को एनहेंस करना, एथिकल एंड मोरल रीजनिंग भी होनी चाहिए, नैतिकता आनी चाहिए बच्चों में, है ना। देन है नॉलेज एंड प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जैसे स्किल्स को भी एनहेंस करना। देन है जेंडर सेंसिटिविटी होना, जो कि अभी भी बहुत कम है, लेकिन हाँ पहले के मुकाबले बहुत अच्छे से हमारे अंदर अब जेंडर सेंसिटिविटी है। और आप देखते हो कि आजकल क्या है ट्रांसजेंडर्स के लिए भी अलग से कॉलम आने लगा है एजुकेशनल वेबसाइट से, जो कि पहले नहीं थी। देन है फंडामेंटल ड्यूटीज पता होना सभी को, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल का पॉइंट हर एक जगह ऐड होने लगा है, या फंडामेंटल ड्यूटीज का। देन है सिटीजनशिप स्किल्स एंड वैल्यूज की एक, मतलब इसमें एक सिटीजन की ड्यूटी क्या बनती है कंट्री के लिए और उनकी क्या वैल्यूज है, मतलब उनमें कैसी वैल्यूज होनी चाहिए। देन है नॉलेज ऑफ इंडिया, कि इंडिया की जो ट्रेडिशनल नॉलेज है ना उसको कैसे एनहेंस किया जाए विथ प्रॉपर साइंटिफिक इम्प्लीमेंटेशन। देन है एनवायरमेंटल अवेयरनेस होना, जिसमें वाटर एंड रिसोर्स कंजर्वेशन जैसी चीज़ें भी बच्चों को सिखाना, सैनिटेशन सिखाना, हाइजीन का ध्यान रखना, ये सभी चीज़ें आनी चाहिए। देन करंट अफेयर्स एंड नॉलेज ऑफ क्रिटिकल इश्यूज फेसिंग लोकल कम्युनिटीज स्टेट एंड कंट्री, कि लोकल कम्युनिटीज़ क्या कौन से इशू फेस कर रही हैं, स्टेट कंट्री या ओवरऑल वर्ल्ड में क्या चीज़ें चल रही हैं, तो करंट अफेयर नॉलेज होना बच्चों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके थ्रू आप देख सकते हो कि प्रॉपर इंटीग्रेशन है, और ये इंटीग्रेशन इसलिए है ताकि होलिस्टिक डेवलपमेंट को पाया जा सके, राइट। चलो देन इंटीग्रेटेड लर्निंग में सब्जेक्ट कैसे कैसे आएंगे फ्यूचर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजाइन थिंकिंग, होलिस्टिक हेल्थ, ऑर्गेनिक लिविंग, एनवायरमेंटल एजुकेशन, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन रेलिवेंट स्टेज पे प्रोवाइड होंगे, जिससे कि बच्चों की डिफरेंट स्किल्स को एनहेंस किया जाएगा सभी लेवल्स पे, ठीक है। सभी लेवल्स का मतलब यहाँ पे है, मैं स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, क्लास की बात कर रहा हूँ बच्चों की स्कूल्स में। चलो देन नॉलेज ऑफ इंडिया, जो कि हमने पढ़ा अभी, नॉलेज ऑफ इंडिया में क्या होगा, हम नॉलेज को इंक्लूड करेंगे हमारे एंशिएंट इंडिया से, जो भी हमारे एंशिएंट टेक्स्ट हैं, महाभारत है, रामायण है, उसको और ज़्यादा से साइंटिफिक मैनर में प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि भगवद गीता का यूज होता है ना, कि उसमें जो भी वैल्यूज हैं, जो भी लीडरशिप क्वालिटी हैं, उनको आजकल बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है, तो इसमें वो चीज़ है। देन इंटीग्रेटेड लर्निंग में और क्या होगा, इसमें कुछ पॉइंट है मैं बता रहा हूँ अभी, जो भी एथिकल इश्यूज हैं, ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज हैं, और ऑल बेसिक ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, जैसे कि सेवा, अहिंसा, स्वच्छता, सत्य, शांति, सेक्रीफाइस,
टॉलरेंस, एक दूसरे के लिए टॉलरेंस भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, क्योंकि आजकल पेशेंस ख़त्म होता जा रहा है, टॉलरेंस उतना ज़्यादा रहा नहीं, तो लड़ाई झगड़े ज़्यादा बढ़ गए। तो टॉलरेंस भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक एथिकल स्किल है, ये भी है। डाइवर्सिटी, प्लूरलिज्म का मतलब है जहाँ पे एक दो से ज़्यादा कल्चर एक जगह रहते हों विदाउट एनी डिस्प्यूट। राइटियस कंडक्ट का मतलब है कि किसी भी सिचुएशन में हम सही करें। जेंडर सेंसिटिविटी, रिस्पेक्ट फॉर ऑल पीपल एंड देयर इनहेरेंट कैपेबिलिटीज रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड, कि वो किसी भी बैकग्राउंड के हों लेकिन उनमें जो भी इनहेरेंट कैपेबिलिटीज़ हैं, जो भी उनमें क्षमताएं हैं, उनका हमें रिस्पेक्ट करना होगा, उन लोगों का रिस्पेक्ट करना होगा। एनवायरनमेंट के लिए रिस्पेक्ट होना, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्पफुलनेस होना, दूसरों की मदद करना। पेशेंस होना, दूसरों को माफ़ करना भी बहुत बड़ी पावर है जो कि सबके पास नहीं होती है। एम्पैथी होना, एम्पैथी का मतलब है कि दूसरे के दुख दर्द को समझना, ठीक है। सिंपैथी होती है दूसरों पे दया दिखाना, तो हमें सिंपैथी नहीं, एम्पैथी एनहेंस करनी है। देन है पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति होना। देशभक्ति ये भी नहीं होना कि आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हो लेकिन आप अपने पूरा रोड ब्लॉक कर दिया, आपने हेलमेट नहीं पहना, आप एक बाइक पे 4 लोग बैठे हो। पैट्रियोटिज्म होना लेकिन देश के कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्री में, ठीक है। डेमोक्रेटिक आउटलुक, सभी को मतलब एक साथ मिलके काम करना, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, सभी की राय ज़रूरी है। इंटीग्रिटी होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना देश के लिए। जस्टिस सभी को मिलना, ऐसा नहीं है कि अमीर को जस्टिस मिल जाए गरीब को ना मिले, तो वो भी नहीं होना चाहिए। लिबर्टी होना। देन इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये सभी कुछ बच्चों के अंदर डेवलप किए जाने चाहिए, ठीक है। चलो देन बात आती है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन की। तो इसमें सबसे पहले ये बताया कि एजुकेशन सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास, जिससे हम सोशल जस्टिस और इक्वलिटी को पा सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही भी है। शिक्षा के जरिए हम बराबरी कर सकते हैं किसी के भी। इन्होंने कहा है कि सोसाइटी को इंक्लूसिव बनाना, इक्विटेबल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि सभी सिटीजन, सभी नागरिक को अपॉर्चुनिटी मिले ड्रीम करने की, थ्राइव करने की और अपने नेशन में कंट्रीब्यूट करने की, उसके डेवलपमेंट में, ठीक है। मतलब सपना देखना, उसके लिए काम करना और अपने देश की तरक्की के लिए योगदान देना। इसमें क्या क्या चीज़ें सिखाई जाना या क्या क्या चीज़ें, किन चीज़ों पे ध्यान दिया जाना ज़रूरी है, कि हमारी सोसाइटी में जेंडर इशूज़ बहुत ज़्यादा हद तक ठीक हुए हैं लेकिन अभी भी हैं। सोशल इकोनॉमिकल गैप्स हैं, उनको दूर करना। पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है अभी भी। अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो हमें बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है बैरियर फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर। देन है सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज़ की, SC ST OBC या ट्राइबल लोगों के लिए और ज़्यादा काम करना। जेन जोग्राफिकल आइडेंटिटीज़, इसमें विलेज के लिए, ट्राइबल एरिया के लिए काम करना, जो कि बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, जहाँ पे अभी भी क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं आई हैं, ठीक है। चलो देन इसमें क्या कहा गया है, तो पॉलिसी कहती है कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए, CWS लर्नर या दिव्यांग के लिए। इस पॉलिसी में और किस पे ध्यान दिया जाएगा, SC ST OBC माइनॉरिटी, रूरल एजुकेशन, वेमेन एजुकेशन के लिए, ताकि हम एजुकेशन फॉर ऑल का जो एम है, गोल है, उसको हासिल कर सकें, राइट। चलो इसके लिए क्या क्या चीज़ें कही हैं उस पर ध्यान देना। तो इसमें क्या कहा गया था या क्या रिकमेंड किया गया था कि फ्री बोर्डिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, जिसका स्टैंडर्ड जवाहर नवोदय विद्यालय जैसा हो, और जहाँ पे जो सोशियो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स या बैकग्राउंड, जिसको इस नाम से भी जानते हैं SCDG, वहाँ के बच्चे आराम से पढ़ सकें, उनके लिए सेफ्टी का प्रावधान हो, और ख़ासकर लड़कियों के लिए ऐसी सुविधा हो कि वो आराम से वहाँ पे रह सकें।
देन इसमें ये पॉइंट है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को और ज़्यादा मजबूत करना है, और ज़्यादा इसको एक्सपेंड करना है, मतलब पूरे भारत में इसको और ज़्यादा बढ़ाना है इनके नंबर को, ताकि SC DG से जो भी लड़कियां हैं वो पढ़ाई कर सकें। ठीक है। देन है जवाहर नवोदय विद्यालय और KV को और ज़्यादा पूरे कंट्री में और ज़्यादा उनके नंबर्स को एनहेंस करना, ताकि वो और ज़्यादा बच्चों को एकोमोडेट कर सकें, वहाँ पे बच्चे जाके पढ़ सकें। ठीक है। देन यहाँ पे है इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें। तो इस पॉलिसी में ये क्या कहते हैं कि पॉलिसी ना जो भी RPWD एक्ट 2016 में आया था उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हैं, और इसकी जो भी रिकमेंडेशन थी उन्हीं को एंडोर्स करती है। ठीक है। और ज़्यादा अच्छे से इसको बढ़ाने की बात करती है NEP 2020। तो इसमें क्या क्या चीज़ें कही हैं NEP 2020 में, जो कि RPWD एक्ट के अकॉर्डिंग है, जो कि 2016 में आया था। RPWD एक्ट का मतलब है राइट्स फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी। ठीक है। तो इसमें क्या बात है कि स्कूल कॉम्प्लेक्स में क्या क्या होना चाहिए, इसमें इंटीग्रेशन होना चाहिए चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ का, जो भी बच्चे हैं वो स्कूल्स में अच्छे से पढ़ें, उनका इंटीग्रेशन हो, इंक्लूसिव स्कूल और ज़्यादा बढ़ाए जाएं, रिक्रूटमेंट हो स्पेशल एजुकेटर का, और उनको क्रॉस डिसेबिलिटी ट्रेनिंग हो। क्रॉस डिसेबिलिटी का मतलब है कि हो सकता है वहाँ पे हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे भी हों, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे भी हों, तो एक ऐसा स्पेशल एजुकेटर हो जिसको डिफरेंट डिसेबिलिटी के बारे में नॉलेज हो और उसको वो अच्छे से मैनेज कर सके। ठीक है। और एक रिसोर्स सेंटर भी बनाने की बात करी, मतलब रिसोर्स सेंटर को बढ़ाने की बात करी गई। इसमें कहा गया कि बैरियर फ्री एक्सेस होना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। RPWD एक्ट या जो भी पहले ही एक्ट आए थे हमारे PWD एक्ट, सभी कहते थे कि बैरियर फ्री एक्सेस होना चाहिए, लेकिन जब हम अपनी सोसाइटी में बाहर देखते हैं तो अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर बैरियर फ्री नहीं है। देन ये कहते हैं इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लानिंग को और ज़्यादा एनहेंस किया जाए, ताकि हम सभी बच्चों की इंडिविजुअल नीड्स को पूरा कर सकें, है ना। सपोज यहाँ पे बच्चा है X, यहाँ पे बच्चा है Y, यहाँ पे बच्चा है Z, तो सभी की नीड्स अलग अलग हैं। तो इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लानिंग क्या है, इंडिविजुअल के बेस पे हम जो भी एजुकेशन प्लानिंग करते हैं ताकि हम सभी की नीड को पूरा कर सकें। टफ है, लेकिन एक बार रूटीन बन गया तो बहुत अच्छे से ये हो जाएगा। चलो, और क्या बातें कही गई, और कहा गया कि असिस्टिव डिवाइस जो कि उनकी हेल्प करें, या एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हो स्कूल्स में। ठीक है, ताकि उनको अच्छे से हेल्प हो सके। वहाँ पे पाठ्य पुस्तक हो, टेक्स्ट बुक हो, एक्सेसिबल फॉर्मेट में, लार्ज प्रिंट हो या वो ब्रेल में लिखी हो। ठीक है। नियोस को ये ड्यूटी सौंपी गई है कि वैसे हाई क्वालिटी मॉड्यूल्स बनाए ताकि इंडियन साइन लैंग्वेज में टीच किया जा सके। ओके। तो आप देखते हो जो यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि वीडियो चलता रहता है और साइड में एक साइन लैंग्वेज के जरिए भी वो चीज़ें समझाता रहते हैं। ठीक है। देन है सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत किस पे, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे। ठीक है, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। देन इन्होंने कहा कि जो भी ये एजुकेशन होगा चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, इसकी ड्यूटी किसकी होगी, स्टेट की ड्यूटी होगी। ओके, क्योंकि एजुकेशन क्या है, कंकरेंट लिस्ट में, जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों ही शिक्षा को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए, पॉलिसीज़ के लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, स्टेट और सेंटर दोनों मिलके काम करते हैं। चलो, देन क्या है, तो टीचर को ट्रेन करना अर्ली इंटरवेंशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा जल्दी पता चलेगा डिसेबिलिटीज़ का, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें उतनी ज़्यादा जल्दी हम प्लान कर सकते हैं और उसको और ज़्यादा ईजी ढंग से आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। ठीक है। देन है अवेयरनेस और नॉलेज एनहेंस करना टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में, इसीलिए BEd MAd में पहले से ही चीज़ें ये इंक्लूड हो चुकी हैं, लेकिन टाइम के साथ ये और ज़्यादा इंक्लूड होंगी और एक इंटीग्रल पार्ट बन जाएगा टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का, जिसमें जो टीचर एजुकेटर होंगे या पीपल टीचर होंगे उनको
स्पेसिफिक मतलब चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज़ को अच्छे से समझने के लिए करिकुलम होगा, और जेंडर सेंसिटाइजेशन समझना होगा, और अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स के बारे में भी अच्छे से नॉलेज दी जाएगी, राइट। देन ये कहते हैं कि सिंगल एजेंसी और वेबसाइट होनी चाहिए जिससे जो भी सोशो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज ग्रुप हैं वो स्कॉलरशिप की नॉलेज उन्हें एक ही जगह पे मिल सके, अलग अलग वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक जगह से फिर आसानी हो जाती है ना, कहीं अलग अलग देखना नहीं पड़ता है, राइट। चलो देन ये कहते हैं होल स्कूल अप्रोच को अपनाया जाए, जहाँ पे स्टूडेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, टीचर्स, पेरेंट्स, ओवरऑल कम्युनिटी इंक्लूसिव स्कूल को एनहेंस करने की बात करती हो। ये थ्रो है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, सॉरी। और ये किसके अकॉर्डिंग, मतलब कौन इसको हेल्प करेगा एनहेंस करने के लिए, वो करेगा इंक्लूसिव स्कूल करिकुलम, जिससे हम होल स्कूल अप्रोच को पा सकेंगे। होल स्कूल अप्रोच होता है जब सभी हेल्प करते हो, पार्टिसिपेट करते हो एक अच्छा इंक्लूसिव स्कूल बनाने के लिए। चलो देन बात आती है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग एंड एजुकेशन की। तो इसमें एनईपी क्या कहता है, क्या रिकमेंड करता है? ये कहता है कि हमें इस तरह का असेसमेंट यूज करना होगा जो कि ज़्यादा रेगुलर हो, जो कि ज़्यादा फॉर्मेटिव हो, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो, लर्निंग डेवलपमेंट को प्रमोट करे स्टूडेंट के लिए, और टेस्ट करे किसको, हाई ऑर्डर स्किल्स को, जैसे कि एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग और कंसेप्चुअल क्लैरिटी को। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब आलोचनात्मक सोच या गंभीरता से जब सोचते हो किसी भी चीज़ पे, ऐसे बिलीव ना करते हो। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कि बच्चों को कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है, बच्चे कितना एनालिसिस करते हैं, कैसे रिप्लाई करते हैं, तो वो सब चीज़ें चेक होनी चाहिए, और ना कि असेसमेंट ऐसा हो जो कि समेटिव हो और केवल रोट मेमोराइजेशन स्किल को चेक करता हो, ठीक है। तो इसीलिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग और एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया है और ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की बात करें तो इसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? तो ये एक बेसिकली अप्रोच है जिसमें हम टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट को अच्छे से यूज करते हैं, जिसके ज़रिए हम बच्चों ने क्या सीखा है, बच्चों का क्या लर्निंग आउटकम है, उसको अच्छे से एसेस कर सकें कि उसमें पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसीज आई हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके या नहीं आई हैं। फिर जब हमें पता है कि ये पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसीज आनी चाहिए, तो हम उसी तरह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी देते हैं कि बच्चों में ये कॉम्पिटेंसीज एक्वायर्ड हों, राइट। चलो, तो CBE मेथोडोलॉजी किस टीचिंग मेथड पे काम करती है कि इसमें हम बच्चों को एम्पावर करते हैं और बच्चों को मीनिंगफुल और पॉजिटिव लर्निंग एक्सपीरियंस देते हैं, जिसके कारण बच्चों में कॉम्पिटेंसीज, वो क्षमताएं डेवलप हों, ठीक है। इसमें बच्चा क्या है, सेंट्रल रोल में है, और बच्चे इसमें एक्टिवली एंगेज करते हैं, मतलब खुद से एंगेज करते हैं, वो पैसिव लर्नर यहाँ पे नहीं है। पैसिव लर्नर का मतलब केवल सुन नहीं रहे हैं, वो खुद भी इंटरेक्ट कर रहे हैं लर्निंग टीचिंग प्रोसेस में। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग से होगा क्या, तो बच्चों को क्या होगा ना, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन का पता चलेगा कि नॉलेज को और स्किल को कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। चलो, की फीचर क्या है इसके, तो इसमें क्या है, इक्विटी फॉर स्टूडेंट। इक्विटी कैसे, क्योंकि हम इसमें कॉम्पिटेंसी चेक कर रहे हैं, कॉम्पिटेंसी चेक करने के लिए हम डिफरेंट स्किल्स को एसेस करेंगे, तो सभी बच्चों को चांस मिलेगा अपनी अपनी स्किल्स को अच्छे से शो करने का, ठीक है। तो इक्विटी है बच्चों के लिए। देन है डिफ्रेंशिएटेड सपोर्ट बेस्ड ऑन स्टूडेंट इंडिविजुअल लर्निंग। देखो, जब हम कॉम्पिटेंसी चेक कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, तो स्टूडेंट की इंडिविजुअल लर्निंग नीड के अकॉर्डिंग भी सपोर्ट दिया जाएगा, जिससे बच्चों की डिफरेंट स्किल्स एनहेंस होंगी, और हमें ये भी पता चलेगा कि किस में बच्चा अच्छा है, किस में कम है, किस में
कहाँ पे गैप है, तो जहाँ पे भी गैप है हम उसके अकॉर्डिंग उस लर्निंग डिमांड को पूरा करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम जो भी कंटेंट है टीचिंग है उसी के अकॉर्डिंग होगा, ताकि इन गैप्स को भी फिल किया जा सके और बच्चों में अच्छे से कॉम्पिटेंसी आए, राइट। देन है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, और जिसमें पीयर और सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पे बच्चों को एनकरेज किया जाएगा कि वो अपने काम को रिफ्लेक्ट कर सकें और पहचान सकें कि उनके इम्प्रूवमेंट के एरिया कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट ज़रूरी है। उसके ज़रिए बच्चों को पता चलेगा कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, कैसा मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, और वो अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए अच्छे से काम करेंगे। चलो, सीबीई इंटीग्रेट क्या करता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में क्या क्या इंटीग्रेशन है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का इंटीग्रेशन है। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल मतलब रीजनिंग, एनालिसिस, है ना, लॉजिक लगाना। इंटर डिसिप्लिन अप्रोच, इंटर डिसिप्लिन का मतलब है जब एक चीज़ समझने के लिए डिफरेंट डिसिप्लिन का यूज हो। मतलब सपोज करो मैं आपको एक टॉपिक देता हूँ कि गोवा के किनारे किस तरह का मरीन सिस्टम है, तो इसको जानने के लिए क्या होगा, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे, पहले कैसे जानवर मरीन एनिमल थे, एक्वेटिक एनिमल थे, ज्योग्राफी कैसी है, ज्योग्राफी कैसे कैसे चेंज हुई है, मैथमेटिकल डाटा इंटरप्रिटेशन भी करना पड़ेगा, है ना, साइंटिफिक नॉलेज भी यूज होगी, राइट। तो ये क्या है, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच है, जब हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन को, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग डिसिप्लिन्स का यूज करते हैं, तो उसको कहते हैं इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच। देन है प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कैसे होगी कि मेन रूट कोज क्या है प्रॉब्लम का, किस तरह से प्लानिंग करेंगे उसको ठीक करने के लिए, देन उसको एग्जीक्यूट करेंगे, है ना, देन एग्जीक्यूट करने के बाद, एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद हम फीडबैक लेंगे, है ना, और ठीक नहीं हो रहा तो फिर से हम वहीं आ जाएंगे, राइट। तो इन सभी का इंटीग्रेशन है, और ये इंटीग्रेशन इसलिए हुआ है क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड वर्क प्लेस में प्रॉब्लम अलग अलग है ना, एक मीम है ना, मॉडर्न प्रॉब्लम रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशन। सो उस पे बेस है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। चलो, तो यहीं पे टॉपिक ख़त्म हुआ, और लास्ट में आप प्लीज़ ये वाला जो डायग्राम है तो याद कर लो बिल्कुल, 5+3+3+4 सिस्टम, 5 साल क्या क्या पढ़ाई होगी, है ना, 3 साल होगी आंगनवाड़ी, प्री स्कूल या बाल वाटिका, एज होगी 3 से 6 साल। उसके बाद क्लास 1 एंड 2, इसमें एज होगी 6 से 8 साल, 2 साल की हुई, टोटल 5 हो गई। देन आते हैं 3, इसमें क्या होगा, क्लास 3 to 5 होगा, एज होगी 8 to 11 ईयर, जो कि प्रपोज हुई है, राइट, कि मतलब इस पर्टिकुलर स्टेज पे इतनी एज होनी चाहिए। देन है थर्ड स्टेज, इसमें क्लास 6 to 8 की पढ़ाई होगी, एज होगी 11 से 14 ईयर। देन सबसे ऊपर वाली स्टेज में 4 क्लासेस होंगी, जिसमें क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक, और इसमें एज होगी 14 से लेके 18 तक। तो ये बन जाता है हमारा 5+3+3+4 सिस्टम, राइट। और जो भी हमने पढ़ा है वो इसी के अकॉर्डिंग सब कुछ प्लान किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था, ये पूरा कंटेंट वहीं से बनाया हुआ है, थोड़ा बहुत एडिट किया है मैंने, उसको शॉर्ट किया है, काफ़ी शॉर्ट किया है, लेकिन सारा कंटेंट इसी में से। तो मैं चाहूँगा कि आप और ज़्यादा नॉलेज के लिए इसको पढ़ो, राइट, तो आपको और सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इस सिलेबस में इतना ही था, तो मैंने इसी के अकॉर्डिंग कंटेंट बनाया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।